Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and student we are into the second last lecture of the probability. आज हम probability को define करेंगे और फिर अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम probability से related कुछ random questions करेंगे जो examination point of view से बहुत important है। तो पहले हम probability को define करेंगे। आप हैरान होते होंगे कि मैंने probability की definition जो है वो at the end क्यों रखी है। इसके पीछे जो है वो रीज़न्स हैं, क्योंकि जब आपने ये सारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर लिया तो आपके जहन में जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आ चुकी होंगी। हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ मालूम की हैं वो तमाम प्रोबेबिलिटीज़ की न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके जहन में मौजूद होगा, और अब जब न्यूमेरिकल एनालिसिस जहन में हो तो उस न्यूमेरिकल एनालिसिस को, उस न्यूमेरिकल कंसेप्ट को वर्ड्स के अंदर ढालना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने एट द एंड जो है आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के बाद प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए आज का लेक्चर रखा है। आप पहले प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास तीन अप्रोचेज़ हैं, जिसमें हमारे पास ये तीनों हमारे बोर्ड जो हैं वो इन तीनों अप्रोचेज़ से रिलेट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी पहली डेफिनेशन की तरफ। प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल और प्रियोरी डेफिनेशन, इसको क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं या इसको प्रियोरी डेफिनेशन बोलते हैं। क्यों प्रियोरी डेफिनेशन बोलते हैं, अभी हमें इसकी डेफिनेशन पढ़कर इसको डिफाइन करते हैं। देखें जरा, कहता है इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ये तीन चीजें जो हैं इस डेफिनेशन के लिए जरूरी हैं कि जो भी आउटकम्स आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के निकलें उनके अंदर ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो वो आउटकम्स हों इक्वली लाइकली, एक वो आउटकम्स हों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक वो आउटकम्स हों एग्जॉस्टिव आउटकम्स। हम इन तीनों आउटकम्स को, इन तीनों खसूसियात को थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर फिर ले लेते हैं, इनको फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखें ज़रा, इक्वली लाइकली का मतलब ऐसे आउटकम जिनके आने के इक्वल चांसेस हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर एक आउटकम आ जाता है तो फिर वो दूसरे आउटकम के आने को रोक देगा, जैसे हेड और टेल वाला है। हेड आ जाएगा तो टेल नहीं होगी, टेल आ जाएगा तो हेड नहीं होगा। और तीसरी चीज़ एग्जॉस्टिव आउटकम्स, ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स को बोलते हैं कि उनको अगर यूनाइट कर दिया जाए तो यूनाइट होने के बाद वो पूरी सैंपल स्पेस फ्रेम कर देते हैं। ये हमारे पास तीनों कंसेप्ट जो हैं वो आपके जहन में हों। इस डेफिनेशन के लिए आउटकम्स के अंदर ये तीन करैक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। एंड एम ऑफ विच आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। आउटकम्स बहुत से हैं, इक्वली लाइकली हैं, लेकिन उन तमाम आउटकम्स में से एम आउटकम्स ऐसे हैं जो इवेंट ए को फेवर कर रहे हैं। अच्छा, इवेंट ए को कुछ भी, मसलन मैं ये कहता हूं कि जी आपके पास जब आप एक डाई को रोल करते हैं तो आपके पास 6 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, 6 ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हैं। और अगर मैं इनको अलग-अलग से करके एक इवेंट्स को अलग-अलग से कर दूं, इन 6 आउटकम्स को, तो इनको मिलाने से पूरी सैंपल स्पेस भी बन जाती है। और इन 6 में से 3 आउटकम जो हैं वो एक इवेंट को फेवर कर रहे हैं। मसलन एक इवेंट कौन सा है कि आपकी डाई के ऊपर इवन नंबर आने के क्या चांसेस हैं। तो इवन नंबर को अगर फेवर कर रहे हैं 3 आउटकम्स, कौन कौन सा? 2, 4 और 6। डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। तो इवेंट ए को 3 आउटकम्स फेवर कर रहे हैं। वो 3 आउटकम्स कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। वो कहता है कि अगर टोटल आउटकम्स आपके पास n हो और उन n में से m आउटकम्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इवेंट को फेवर कर रहे हों, इवेंट a डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज डिफाइंड बाय द रेशियो m ओवर n। तो हम उसके वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी वो m ओवर n के इक्वल होगी। आप यूँ समझ लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू m ओवर n। ये आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन, कि आपके पास ऊपर आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स और नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस केस के लिए आप ये एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। मसलन आपने अभी जो बात मैंने की है वे फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है जो कि इक्वली लाइकली इवेंट्स पे मुश्तमिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें से एक इवेंट ए जो है उसकी फेवर में जा रहे हैं 2, 4 और 6। अभी मैंने जो है वो आपको बताई जैसे इवन नंबर का है
तो आपके पास इस पूरी सैंपल स्पेस में ये टोटल इक्वली लाइकली आउटकम्स ये कितने हैं, इनको हम बोल देते हैं कि दिस इज योर n, और इनमें इसकी तादाद कितनी है, ये है m। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी, 3/6, m/n है ना, m/n, यानी कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये इस इवेंट की फेवर कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, इवन नंबर वाला। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए कि इवेंट्स को, जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, वो सारे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हों और सारे इक्वली लाइकली हों। ये आपकी डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स m/n। इसको प्रायोरी क्यों बोलते हैं, प्रायोरी का मतलब ये है कि इसमें हमने पहले से कुछ तय किया होता है कि हमारे आउटकम जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। जिसे आप कहते हैं ना प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या है कि आपने तरजीह देनी है किन चीज़ों को, आपने ये पहले से तय किया होता है। प्रायोरली आपने ये तय किया होता है कि व्हाट काइंड ऑफ आउटकम्स वी आर गोइंग टू डील विद, किस किस्म के आउटकम्स के साथ हमारा वास्ता पड़ेगा। उन आउटकम्स को मद्देनजर रखकर हम जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। वो आउटकम्स, वो सारी तीनों खसूसियात पहले से ये हमारे जहन में होती हैं। इस किस्म की डेफिनेशन के लिए इन तीनों खसूसियात का होना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड इट इज़ कॉल्ड प्रायोरी डेफिनेशन और क्लासिकल डेफिनेशन। 2 मार्क्स का आपको डेफिनेशन के लिए ये क्वेश्चन आता है। आप उसकी डेफिनेशन, अगर आपको कहता है कि व्हाट इज़ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिकल डेफिनेशन के अंदर ये तीनों खसूसियात का देना ज़रूरी है। और उसके बाद फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपके पास आ जाता है प्रायोरी डेफिनेशन। हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टेरियोरी डेफिनेशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। चलते हैं हम सेकंड बोर्ड में, जहां पर हम पोस्टेरियोरी डेफिनेशन या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन या प्रायोरी डेफिनेशन। व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले ये बात जहन में रख लें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो ज़रा, फर्स्ट करें, आपके पास जो है ये एक डाटा दिया हुआ है जिसमें x की वैल्यूज़ हैं और साथ में फ्रीक्वेंसीज़ हैं। x की वैल्यूज़ हैं 0 है, 1 है, 2 है, साथ में फ्रीक्वेंसीज़ हैं 3 है, 4 है, 5 है। आप जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीक़ाकार क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप इसका टोटल ले लें, 3 + 4 7, 7 + 5 12 आ जाएगा। दिस इज़ योर समेशन एफ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या आता है, 3 / 12, दिस इज़ योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 / 12 एंड 5 / 12। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालने का तरीक़ाकार क्या है कि आपके पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट, जो आपका इनिशियल चैप्टर्स के अंदर आपने ये कंसेप्ट सीखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के जब आप डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बिकम योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये खूबी होती है कि यहाँ पर फर्स्ट करें, ये आ जाता है 0.3/4 0.25, ये आ जाएगा 0.33, और यहाँ पर बाकी जो है ये टोटल जो आपके पास आ जाएगा, टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 होता है। आप इसको करके देख लेते हैं, ये आपके पास 5 3 8 एंड 2 और 3 ये आ जाएगा 58, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.42। तो यहाँ पर आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 होता है। ये भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी आप यही करते हैं, नीचे टोटल होता है और ऊपर फेवरेबल होता है। यहाँ पर भी आप देखें, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब ये अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहता क्या है हमसे, कहता है इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, से n टाइम्स, अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस। एक एक्सपेरिमेंट को हमने बहुत दफ़ा रिपीट किया है, लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है और अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस रिपीट हो रहा है, एंड इफ द इवेंट ए अकर्स m टाइम्स, और उस रेपिटेशन के दौरान एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ हमारा ध्यान है और वो इवेंट जो है वो m टाइम्स अकर हो रहा है, देन the probability of the occurrence of the event A is defined by the relative frequency m/n। तो उसकी जो probability है, इवेंट A के अकर होने की probability जो है, हम कैसे कर सकते हैं, m/n के मुताबिक हम उसको probability को मालूम कर सकते हैं। That approaches a limit
एज एन इंक्रीजेज, जो हम n बढ़ाते जाएंगे वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करती जाएगी। ये चीज़ें आप जहन में रखें। इसको हम पोस्टेरियोरी डेफिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या होने लगा है। प्रियोरी के अंदर हमने पहले से डिसाइड होता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। जबकि पोस्टेरियोरी डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमने प्रोबेबिलिटी का पता चलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी। मसलन अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जो है एक कॉइन है और आपने वो कॉइन जो है वो 50 दफा आपने टॉस किया है, और 50 दफा टॉसिंग के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। You have actually tossed the coin 50 times and you have to tell that what is the probability of head. आपने 50 टाइम कॉइन को टॉस किया और आपने ये देखा कि 50 टाइम कॉइन को टॉसिंग में आपके 22 हेड्स आए हैं, तो आपकी इस केस में प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज विल बी इक्वल टू 22/50। आपकी इस केस में 22/50 होगी। क्लासिकल अप्रोच हमें ये कहती है कि भाई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होती ही 1/2 है, लेकिन पोस्टेरियोरी अप्रोच हमसे ये कहती है कि वंस यू हैव एक्सपेरिमेंटेड इट, आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद आपने प्रोबेबिलिटी को तय करना है। हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 50 टाइम्स, 50 टाइम्स में से आपके पास जो है यहां पर आप ये आ जाएगा कितनी दफा 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कितने हेड्स आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इस केस में क्या बनी है हमारी। अब फर्ज करें आप एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स कर देते हैं, तो 100 टाइम्स करने के बाद अब आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है 100 टाइम्स में आपकी जो है वो आ जाता है जी 46 हेड्स आ जाते हैं। अब 46 डिवाइडेड बाय 50, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह से जब आप इंक्रीज करते जाते हैं, लेट अस सपोज मैं ये एक्सपेरिमेंट जो है 1000 टाइम कर देता हूं, तो यहां पर मेरे पास 511 डिवाइडेड बाय 1000 0.511। होता क्या है कि जो आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ा रहे हैं, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, वो आपको गेन करते जा रहे हैं। जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है। 1/2 का मतलब 0.5 होती है। तो आप जो एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ा रहे हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की थ्योरी ये है कि आप जितने एक्सपेरिमेंट्स की तादाद बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास वो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एक सर्टेन पॉइंट को रीच करना शुरू कर देगी। वो सर्टेन पॉइंट जो होगा उसी को हम n की लिमिट बोलते हैं। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ाते जाएं तो आपकी एक जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, उसके राउंड अबाउट बहुत माइनर से डिफरेंस के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, कि जो आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज करते जाएं, आपकी प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन लिमिट को अप्रोच करना शुरू कर देगी। जैसे मैंने कहा कि आप अगर एक्सपेरिमेंट्स की तादाद 1000 कर देते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 0.5 के नज़दीक आना शुरू हो जाएगी। दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, ठीक है। आपके पास जो है ये इस तरह से आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच आती है। ये आप 22/52 46/100 करेंगे, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये 46 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.46। देखें इससे ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी जो 0.5 से थोड़ी सी कम है, जो आपने 1000 किए, आपकी वो प्रोबेबिलिटी जो वो 0.5 को अप्रोच करना शुरू कर दी, एक सर्टेन लिमिट को आना शुरू हो गई। दिस इज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। वो कैसे होगा कि आपके पास जो है m टाइम्स के एक इवेंट m टाइम्स अगर होता है, इतनी दफ़ा हेड आया, जैसे 50 टाइम्स आपने किया 22 टाइम्स हेड आ गया, 100 टाइम्स आपने किया 46 टाइम हेड आ गया, 1000 टाइम आपने किया 511 टाइम्स हेड आ गया। तो आपके जो आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, फर्स्ट कर लेते हैं मैं 2000 टाइम्स कर देता हूं इसको, 2000 टाइम आपने कर लिया, तो यहां पर आपके पास 2000 टाइम में आप फर्ज कर लेते हैं कि जी आपके पास 1000 टाइम जो है 1000 टाइम हेड आ जाता है। अब 1000 टाइम और डिवाइडेड बाय 2000 टाइम, तो आपके पास हुआ क्या, ये आपका 0.5 अलहदा से एग्जैक्टली भी रीच कर गया। समटाइम्स 0.49 हो जाएगा, समटाइम्स कुछ बढ़ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जो आप n बढ़ाते जाएंगे, आपके पास जो है वो एक सर्टेन लिमिट को एक्सेस करना शुरू कर देगा। m/n विच अप्रोचेज अ लिमिट एज n इंक्रीजेज, जो n इंक्रीज करेंगे वो आपके पास एक
अप्रोच कर देगा। लेकिन इस तरह की प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के अंदर इसी तरह का डिसाइड हुआ है कि जी एक मिसाइल हिट किया गया, तो मिसाइल जो है वो एक ए बंदा हिट करता है, फिर बी करता है और फिर सी करता है। ए बंदा जो है वो 5 दफा मिसाइल मारता है, 5 मिसाइल्स में से उसके 3 मिसाइल जो हैं वो हिट कर जाते हैं, तो उसकी मिसाइल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 होगी। यानी कि 5 टाइम्स उसने मिसाइल को हिट किया, उसमें से 3 टाइम जो है वो हिट हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। इसी तरह एक दूसरा बंदा है, सपोज वो 8 मिसाइल जो है वो एक निशाने पर एक टारगेट पे मारता है और उन 8 में से 5 मिसाइल जो है वो हिट करते हैं, यानी कि 8 मिसाइल मारे और उसमें से 5 ने हिट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/8। तो क्या हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रोबेबिलिटी को डिसाइड किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी को डिसाइड किया। दिस इज कॉल्ड पोस्टेरियरी अप्रोच, इसको हम पोस्टेरियरी अप्रोच बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास को पोस्टेरियरी डेफिनेशन भी बोलते हैं। एक दफा दोबारा से डेफिनेशन देखें। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, से n टाइम्स, अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस, एंड इफ द इवेंट a अकर्स m टाइम्स, इवेंट a जो है वो m टाइम्स अगर होता है, then the probability of the occurrence of the event A is defined by the relative frequency m/n which approaches a limit। m/n जो आ जी उसकी probability आ जाएगी जो एक लिमिट को अप्रोच करेगी as n tends to infinity, as n tends to infinity। इसका क्या मतलब है, ये सारी मैंने डिस्कशन जो है वो इसी के बारे में की है। आपके पास जो है दिस इज योर सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। पहली डेफिनेशन में आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए, दूसरी डेफिनेशन में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अब हम चलते हैं उनकी जनरल डेफिनेशन की तरफ, जिसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अपने तीसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं, जिसमें कि थर्ड जो है वो आपके पास डेफिनेशन आपके सामने आएगी। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको हमने थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट दिस चैप्टर हमने इसी डेफिनेशन को फॉलो किया है, क्योंकि ये जो है ये डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन है जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जो तमाम चीज़ों को कवर करती है। इसके लिए देखें ज़रा, क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए विल अकर इज द रेशो, यानी कि किसी भी इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए। यही हम करते रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, एन ऑफ ए जिसे आप कहते थे, इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। हमारे पास 2 चीजें होती थी जब मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट, एक सैंपल स्पेस होती है और एक इवेंट होता है। एक सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स होते हैं और एक इवेंट के सैंपल पॉइंट्स होते हैं। अगर हम इवेंट के सैंपल पॉइंट्स को सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स पे डिवाइड कर दें तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है जी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस, दैट इज एन ए और एन एस। ये काम हम करते रहे हैं, एन ए और एन एफ से हम करें ना, यही हमने अप्रोच अप्लाई की थी, यही हमारी मैथमेटिकल अप्रोच है। एन ए और एन एस है, P ऑफ ए मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। P ऑफ ए को ये जो एक्सियम्स हैं, एक्सियम जो होती है ये एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट को ट्रू मानकर सारा जो है वो, दूसरे लफ्जों में सारी डिस्कशन की जाती है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर इसके बाद हमारी अगले डिस्कशन जो है वो चलेगी, तो उस स्टेटमेंट को एक्सियम बोलते हैं। अब एक्सियम्स कौन कौन से हैं, एक तो ये मस्ट होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी आपका आंसर निकले, दैट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, दैट मस्ट बी अ पॉजिटिव। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होना चाहिए वो 0 और 1 के दरमियान आता है, इसको हम प्रोबेबिलिटी रेंज भी बोलते हैं। बाज़ औक़ात आपको MCQ में ये आ जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकती है, 0 से परे नहीं जा सकती, और ना ही प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से एक्सीड कर सकती है, ना 1 से बढ़ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो रेंज करती है, प्रोबेबिलिटी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी हो सकती है, मैंने पॉजिटिव भी लिख सकता। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस ही यही है कि जब मैं नॉन नेगेटिव लिखूंगा तो इसका मतलब है 0 भी आ सकता है, और अगर मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो इसका मतलब है 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। इसके बाद आपके पास है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 की, तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेंजेस फ्रॉम
0 to 1। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल टू 1। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। मैंने एक डाई रोल की, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। दिस इज माई श्योर इवेंट। इसको मैं बोलूंगा कि ये श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अगर आपने मालूम करनी है तो वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम होगा। उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में सम कर लें तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकल आएगी। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। हमें सैंपल पॉइंट्स के मुताबिक चलना होता है। वो सैंपल पॉइंट्स हासिल करने का कोई भी तरीका है, चाहे सैंपल स्पेस बनाकर, चाहे इवेंट बनाकर, चाहे कॉम्बिनेशन के जरिए हम कर लेते हैं। हमने ये सारे काम जो है अपने थ्रू आउट द जितने भी हमने लेक्चर्स किए हैं उसके अंदर हमने यही डेफिनेशन जो है वो यूज़ की है। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में रैंडमली आते भी रहते हैं, वो करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।